लेकिन देशभक्त पर हम आज तहे दिल से माफी मांगना चाहते हैं कि हमारे एलिगेशन सही नहीं थे। पुलिस पॉलिटिक्स क्राइम को इतने सालों से देखने के बाद हमें लगा था, शायद हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हमें अंदर की खबर मालूम है, हमें मालूम है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, लेकिन हमसे चूक हुई और हमने कह दिया कि क्या इंसाफ मजाक है, इज जस्टिस अ जोक। लेकिन अब पता चल रहा है एक हफ्ते बाद कि हम कितने गलत थे, कि जस्टिस जोक नहीं है, जस्टिस तो डस्टबिन में है। जो सच अब बाहर निकल रहा है वो हमारी कल्पना से भी बहुत ज्यादा घिनौना, बहुत ज्यादा गंदा है। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं पुणे पोर्शा केस के अपडेट के बारे में। एक नया वीडियो आया है जो कि आकाश बैनर्जी के चैनल पे आया है, जो कि इनका चैनल का नाम है देशभक्त, एंड इनके चैनल पे आया है पुणे पोर्शा केस का जो अपडेट है, शॉकिंग अपडेट इन्होंने रिवील करा है। सो एंड इन थंबनेल में लिखा जस्टिस इन डस्टबिन। तो देखते हैं, ये वीडियो काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ है एंड केस के अंदर क्या अपडेट मिली है। सो लेट्स वॉच द वीडियो एंड मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं बताऊंगी कि मेरे क्या थॉट्स करते हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इस तरह की रिएक्शन वीडियोस बनाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। अगर आप थोड़ी भी न्यूज फॉलो करते हैं तो पुणे पोर्शा मर्डर केस के बारे में अभी तक तो जान ही गए होंगे। 17 साल 8 महीने के वेदांत अग्रवाल पबिंग करने के बाद रात के 2:30 बजे करोड़ों रुपए की पोर्शा को 200-250 किलोमीटर की रफ्तार पर चलाते हुए दो आईटी प्रोफेशनल्स अनीश अवधिया एंड अश्वनी कोस्टा को मौत के घाट वो उतार देता है। लेकिन ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई गलती नहीं थी, ये एक मर्डर था जो आज नहीं तो कल होने ही वाला था। और अगर हम अब भी ना जगे, अगर अब भी प्रेशर नहीं डाला, अगर अब भी सवाल नहीं पूछा तो ऐसे मर्डर आए दिन रोज होने वाले हैं। ठीक एक हफ्ते पहले हमने पुणे पोर्शा मर्डर केस पर एक एपिसोड बनाया और एक सिंपल सवाल पूछा, क्या जस्टिस अब एक जोक बनकर रह गया है और रईसजादों के लिए हमारी जान की कीमत क्या कॉकरोच से भी कम हो गई है। उस एपिसोड में हमने डर डर के पुणे पुलिस पर लगे सीरियस एलिगेशंस का जिक्र भी किया था। मैं डर डर के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करोड़पति के बेटे पोर्शे टाइकान चलाकर लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। नाबालिग होने के चक्कर में लॉ से बच भी लेंगे, लेकिन अगर हमने एक छोटा सा बयान भी यहां गलत कर दिया तो पुलिस फांसी का फंदा हमारे लिए तैयार कर देगा। हमारे पिछले एपिसोड में ये कुछ एलिगेशंस थे। एलिगेशन नंबर 1, पुलिस ने बर्गर पिज्जा खिला खिला के वेदांत को थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। एलिगेशन नंबर 2, जानबूझकर वेदांत का ब्लड सैंपल देर से लिया गया ताकि ब्लड रिपोर्ट में अल्कोहल नेगेटिव शो किया जा सके। एलिगेशन नंबर 3, पुणे से एनसीपी के एमएलए सुनील टिंगड़े पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस को प्रेशराइज करते हैं कि मामला को रफा दफा किया जाए। एमएलए सुनील टिंगड़े वेदांत के फॉफा के करीबी दोस्त माने जाते हैं। एलिगेशन नंबर 4, पुलिस ने बिगिनिंग से ही स्ट्रॉन्ग केस बनाया ही नहीं, इसीलिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से एक निबंध लिखने को कहा गया और वेदांत को घर भेज दिया गया। एलिगेशन नंबर 5, कुछ ही दिन बाद दोषी वेदांत नहीं उसका ड्राइवर निकलेगा। लेकिन देशभक्त पर हम आज तहे दिल से माफी मांगना चाहते हैं कि हमारे एलिगेशन सही नहीं थे। पुलिस पॉलिटिक्स क्राइम को इतने सालों से देखने के बाद हमें लगा था, शायद हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हमें अंदर की खबर मालूम है, हमें मालूम है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, लेकिन हमसे चूक हुई और हमने कह दिया कि क्या इंसाफ मजाक है, इज जस्टिस अ जोक। लेकिन अब पता चल रहा है एक हफ्ते बाद कि हम कितने गलत थे, कि जस्टिस जोक नहीं है, जस्टिस तो डस्टबिन में है। जो सच अब बाहर निकल रहा है वो हमारी कल्पना से भी बहुत ज्यादा घिनौना, बहुत ज्यादा गंदा है। और हमारा सिस्टम कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है, कितना गंदा है, उससे कितनी बास आती है, यह हमने भी नहीं सोचा था। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ज्यादा ही ओवर ड्रामेटिक हो रहा हूं, सार्कास्टिक हो रहा हूं, तो 2 मिनट सुन लो, सुनने की क्षमता रखो। तब उसके बाद सिस्टम से ऐसी घिन आने लगेगी ना, जैसे भरा हुआ डस्टबिन होता है ना, सड़ा हुआ डस्टबिन होता है, उसमें से जो बांस आती है वैसी घिन आने लगेगी। एक्सीडेंट के बाद ही पुलिस इस केस को दबाने में लग गई थी, यह हमें मालूम है। वेदांत को 15 घंटे के अंदर बेल मिल गई थी, हमें मालूम है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कहा जाओ बेटा 300 शब्द का निबंध लिखो एक्सीडेंट्स के बारे में, इस सब के बारे में मालूम है। ये जो भद्दा मजाक हुआ उसके बाद एक चीज हुआ जिसको पुलिस ने शायद प्रिडिक्ट नहीं किया था, उसको आशा नहीं थी कि ऐसा होगा। जनता जग पड़ी, पुणे की जनता, सोशल मीडिया पर जनता, लोगों का गुस्सा फटफट का बाहर आने लगा सोशल मीडिया पर, यहां तक कि सड़कों पर, और मेन स्ट्रीम मीडिया को भी जगना पड़ा, इस स्टोरी को फ्रंट पेज करना पड़ा, हेडलाइन में डालना पड़ा। पुणे हिट एंड रन। लड़के का अमीर पिता ये चाहता था का लड़का जो है वो बच जाए। With super strong mafia links, जहां पर एक रईसजादे ने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 आईटी इंजीनियर्स को रौंद डाला था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 5 जून तक रिमांड होम में भेज दिया है। सब कुछ अमीरों के बच्चों के लिए है,
क्या जनता के आक्रोश से फर्क पड़ता है? यह सवाल हमसे अक्सर पूछा जाता है देशभक्त पर, खासकर कि पिछले एपिसोड के बाद, कि भाई तुम पुणे के केस में इतना क्यों भड़क रहे हो, कुछ नहीं बदलने वाला है। लेकिन हमारा मानना है कि न्यू इंडिया में जनता के आक्रोश को छोड़कर कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ जनता के आक्रोश से ही फर्क पड़ता है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन से वोटर डेटा निकलवाना हो या पुलिस कमिश्नर को काम पे लगवाना हो। और जब पुणे पुलिस कमिश्नर काम पे लगते हैं तो और भी चौंका देने वाले तथ्य सामने आते हैं पुणे पोर्शा मर्डर केस में। आप भी जान लीजिए, अगर आपके कभी किसी करीबी के साथ ऐसा होता है, नशे में धुत एक रईसजादा उसको गाड़ी से उड़ाकर चले जाता है, तो आपको भी यही सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। यह टेक्स्ट बुक नॉलेज बन चुका है। हमारा एक सीरियस एलिगेशन था कि ब्लड सैंपल को देर से लिया गया और इससे डाइल्यूट करने की कोशिश की गई ब्लड स्ट्रीम में, और बेटा खाना खा लो पुलिस स्टेशन में। लेकिन यहां तो गेम ही अलग निकला। हम तो इतने गलत थे। पुणे पुलिस जब हरकत में आती है तो पता लगता है कि इससे भी ज्यादा बड़ा स्कैम चल रहा था। पुलिस ने अब 2 सीनियर डॉक्टर्स को अरेस्ट किया है, वो भी गवर्नमेंट रन ससून हॉस्पिटल से। उन्होंने वेदांत अग्रवाल का ब्लड सैंपल चेंज कर दिया। माने वेदांत का ब्लड सैंपल कलेक्ट तो जरूर किया गया, लीगली कलेक्ट किया गया, फिर ओरिजिनल को डस्टबिन में फेंक दिया गया, वेदांत के नाम को लिखकर किसी और का ब्लड सैंपल दे दिया गया अल्कोहल टेस्ट के लिए। माने अगर यह केस हाईलाइट नहीं होता तो जस्टिस को कूड़ेदान में पहले दिन में ही फेंक दिया गया था। डॉक्टर अजय तावड़े, हेड ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट, भाई साहब हॉस्पिटल में हेड हैं वो फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के, और डॉक्टर श्रीहरि हरडोल जो अब चार्ज किए गए हैं अंडर सेक्शन 120B क्रिमिनल कंस्पिरेसी, सेक्शन 467 फॉर्जरी, सेक्शन 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, सेक्शन 213 टेकिंग गिफ्ट और समथिंग एल्स टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट, एंड 214 ऑफरिंग गिफ्ट और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू स्क्रीन एंड ऑफेंडर ऑफ द इंडियन पीनल कोड। आईपीसी की इतने सारे धाराएं लगी हैं, धाराएं काफी लंबी हैं, सजा कितनी होगी ये तो पता नहीं। लेकिन सोचो कि एक बिल्डर, पॉलिटिशियन भी नहीं, एक बिल्डर के पास इतना बूता है, इतना कॉन्टैक्ट है कि ससून हॉस्पिटल के हेड ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन से इतना बड़ा काम वो करवा सके, और वो भी कुछ घंटों के अंदर। ये सारी जो धांधली हुई है सिर्फ कुछ घंटों के अंदर हुई है। शुक्र है कि पुणे पुलिस ने एक और सैंपल लिया था डीएनए सैंपलिंग के लिए, तो पता चलता है कि जो नेगेटिव अल्कोहल वाली रिपोर्ट आई थी वेदांत की, वो वेदांत का ब्लड ही नहीं है। पुलिस का कहना है कि वेदांत के पिता डॉक्टर तावड़े के साथ कांटेक्ट में थे, और हालांकि अब पुलिस के पास वेदांत का कोई भी अल्कोहल ब्लड रिपोर्ट नहीं है जो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। पुणे पुलिस कमिश्नर का यह कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका केस वेदांत के खिलाफ सेक्शन 304 कल्पेबल होमिसाइड का बनता है। यानी कि वेदांत को अच्छी तरीके से मालूम था कि उसके एक्शन से क्या होगा, उसके रैश ड्राइविंग का अंजाम क्या होगा। हमने देशभक्त पर पिछले एपिसोड में यह भी कहा था, अनुमान लगाया था कि इस केस में आगे जाकर वेदांत नहीं ड्राइवर ही गाड़ी चलाता हुआ मिलेगा। सुनिए, इसकी एक और बड़ी वजह है, खाना खिलाया, और एलिगेशन यह है कि ब्लड रिपोर्ट जानबूझकर देर से 10-11 घंटे बाद लिया गया, केस को कमजोर करने के लिए, जानबूझ के ब्लड रिपोर्ट को नेगेटिव बनाने के लिए। और अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी तो कुछ दिनों बाद देखना वेदांत नहीं उसका ड्राइवर ही पाया जाएगा स्टीयरिंग व्हील पर, वही एडमिट कर लेगा नहीं मैं ही गाड़ी चला रहा था। अब या तो मैं भी नॉन बायोलॉजिकल हूं जिसके पास दिव्य शक्ति है, या फिर मैं न्यूज थोड़ा ज्यादा ही फॉलो करता हूं। जैसा कि ऐसे हर हाई प्रोफाइल केस में होता है, कोशिश यहां भी हुई थी, खुलेआम कोशिश हुई थी कि ड्राइवर इल्जाम अपने ऊपर ले ले। हां, रास्ते पर गवाह थे, जिन लोगों ने वेदांत को पकड़ा पुलिस के हवाले किया वो भी थे, लेकिन अरे पैसा हो तो साहब मैनेज हो जाएगा, पहले ड्राइवर को तो सेट करो। वेदांत के ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि एक्सीडेंट के बाद वेदांत अग्रवाल के दादाजी सुरेंद्र कुमार अग्रवाल की एंट्री होती है यहां। सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने ड्राइवर को फोन किया और उस पर खूब चिल्लाए। फिर उनकी BMW गाड़ी ने उसे अग्रवाल के घर ले गए। उनका फोन, मैंने ड्राइवर का फोन उनसे छीन लिया गया और ड्राइवर को धमकाया गया कि एक्सीडेंट की जिम्मेदारी वो ले अपने ऊपर, और फिर अपना मुंह बंद रखे कि उसे ऐसा कहा गया है करने के लिए। अलग ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है दादाजी में। अरे यहां आदमी हाथ जोड़कर भीख मांगेगा कि भैया वो खानदान के चिराग को बचा लो, खूब सारे पैसे देने का लालच दिया जाएगा, लेकिन यहां तो ड्राइवर को ही धमकाया जा रहा है। ड्राइवर ने भी खुलासा कर दिया पुलिस के सामने। खुलासे के बाद पुणे पुलिस ने दादाजी को भी अरेस्ट कर लिया। दादाजी पर आईपीसी धारा 365 किडनैपिंग विद इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन अ पर्सन एंड 368 रॉन्गफुली कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट के तहत केस दर्ज कर दिया। वेदांत के दादा तो काफी हैवी ड्राइवर निकले वैसे।
अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ब्रैग किया करते थे कि देखो मैंने अपने चिराग के लिए पोर्शे टाइकान गाड़ी खरीदी है, और 18th बर्थडे का ये उनका गिफ्ट था अपने पोते के लिए। और यही नहीं, दादाजी भी काफी कॉन्टैक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी खानदान का इन्होंने ही शुरू किया था, और इनके अंडरवर्ल्ड से भी तार जुड़े हुए हैं। पहले भी पुणे पुलिस ने इनके अगेंस्ट केस फाइल किया हुआ था। छोटा राजन गैंग को सुपारी देकर शिवसेना कॉर्पोरेटर अजय भोसले को मरवाना चाहते थे। क्या फैमिली ट्री है, दादा से पोता सब लोग मारने मरने पर कटे हुए हैं, तुले हुए हैं। हमारा दूसरा एलिगेशन यह भी था कि वेदांत को पुलिस थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, लेकिन अब पता चलता है कितना वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। 24 मई को येरवड़ा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राहुल जगदले और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विश्वनाथ को ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि एक्सीडेंट की खबर उन्होंने दबाने के चक्कर में वायरलेस कंट्रोल रूम और सीनियर अफसर को खबर ही नहीं दिया, जरूरत ही नहीं समझी। यह बेसिक प्रोटोकॉल होता है, उन्होंने फॉलो नहीं किया। सवाल यह उठता है, जो पुलिस हमें बता नहीं रही है, यह बेसिक प्रोटोकॉल उन्होंने क्यों फॉलो नहीं किया, किसके बताने पर फॉलो नहीं किया, कितने पैसे लेने पर फॉलो नहीं किया, कौन सा प्रेशर आया था उनके ऊपर। अब पुलिस तो यही कहती है कि भैया इसमें जो एमएलए की इन्वॉल्वमेंट की बात है, सुनील तिंगड़े की बात है, तो वो पुलिस स्टेशन तो जरूर आए थे, लेकिन पुलिस का अभी भी कहना है कि नहीं नहीं, उन्होंने कोई प्रोसेस में, ड्यू प्रोसेस में कोई दखलंदाजी नहीं दी थी। तो ठीक है, पुणे पुलिस हमें एक सिंपल सा सवाल का जवाब दे दीजिए, ये एमएलए साहब कितने बार ऐसा पहले हुआ था कि इन्होंने 3 बजे रात को कॉल रिसीव किया है अपने कंस्टिट्यूएंसी के बारे में, और सुबह 6 बजे अपनी कंस्टिट्यूएंसी के चक्कर में पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। इतना पब्लिक सर्विस का अगर शौक है तो महीने में 2-3 बार ऐसा होता ही होगा। अच्छा, साल में 2-3 बार ऐसा होता होगा, बता दीजिए, हमें भी तो मालूम चले। इन्हें तो हम बेस्ट एमएलए का अवार्ड देना चाहेंगे। और एक्शन दिखाने के मामले में तो पुलिस ट्रेजेडी के बाद और सिस्टम ट्रेजेडी के बाद देखिए कैसे हरकत में आ जाती है। पुणे म्यूनिसिपैलिटी ने 2 प्रमुख पब्स को बुलडोजर से ही गिरा डाला। फुल ऑन बुलडोजर एक्शन, जस्टिस हो गया। वाटर्स एंड ओरलेलिया कोरेगांव पार्क में पुणे के इलीगल एक्सपेंशन था कंस्ट्रक्शन का, तो पूरा का पूरा पब ही ढा दिया। पुणे के दूसरे जगहों पर, पब्स पर, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर काफी स्टिफ एक्शन लिया गया है। 40-40 साल लोगों से भी उनका आईडी मांगा जा रहा है कि हम अंडर एज लोगों को सर्विस नहीं देते हैं। वेदांत ने जिस पब में दारू पीकर ये जो हत्या हुई है, उसके बाद वो पब को भी सील कर दिया गया है। लेकिन अगर लोगों को खुश करना ही था, बुलडोजर एक्शन दिखाना ही था, तो वेदांत अग्रवाल के घर पहुंच जाते। सॉरी, घर नहीं, महल। देखिए, तो जब पुणे पुलिस ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज किया तो लोगों ने भी देखा वेदांत अग्रवाल का छोटा सा घर, आहा, छोटी छोटी गाड़ियां। ये है सच्चाई ऑफ द अदर इंडिया, जिसके लिए लॉ तो है ही नहीं। इनमें से बाय द वे कोई डाउट नहीं है अभी तक कि पहले कुछ घंटों में इस केस में इसको दबाने की फुल प्लानिंग शुरू हो चुकी थी, फुल कोशिश हो चुकी थी। अगर जनता जागरूक नहीं होती, अगर हमारे देश में जो देशभक्त हैं इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तो इंसाफ का चीरहरण हो चुका होता। अभी तक ये केस हम लोग भूल भी चुके होते। अभी तक जस्टिस को डस्टबिन में डाल दिया जाता, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि लोग इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी लेकिन वेदांत कुछ ही दिनों में खुला घूम सकता है, फ्री एज अ बर्ड, क्योंकि आज तो वो रिमांड होम में है, आराम से है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में यह देखा जाएगा कि भाई साहब ये अमेरिका चले जाते हैं या यूरोप चले जाते हैं, या इन्हें एज एन अडल्ट कोर्ट में ट्राई किया जाएगा। ये सिर्फ 4 महीने का जो सवाल है, 17 साल 8 महीने वर्सेस बीइंग ट्रीटेड एज एन अडल्ट, ये पूरे केस को पलट सकता है। हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत प्रावधान है कि जिन जुवेनाइल्स ने हीनस क्राइम्स किए हैं, माने बहुत ही गंदे क्राइम्स किए हैं, उन्हें एज एन अडल्ट ट्राई किया जा सकता है। अगर वो 16 से 18 साल के बीच में है, तब भी उन्हें एज एन अडल्ट ट्राई किया जा सकता है। वेदांत है तो 17 साल 8 महीने के, ऑलमोस्ट एन अडल्ट हैं। इसका प्रोसेस ये होता है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट कराती है कि जो अपराधी है उसकी मानसिक स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है, और क्या उसे मालूम था कि उसके जो एक्शंस हैं उसका परिणाम क्या होगा। पुणे पुलिस कहती है जी हां, बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम था। अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मंजूरी देती है कि वेदांत को एज एन अडल्ट ट्राई किया जा सकता है, तो यह केस एक स्पेशल चिल्ड्रंस कोर्ट में जाएगी, जिसके पास यह मैंडेट होता है, यह हक होता है कि ऐसे केसेस की वो सुनवाई करे। प्रॉब्लम पुलिस के पास यह होगा कि इसे आप हीनस ऑफेंस कैसे साबित करोगे। क्योंकि दुख की बात है कि हमारे देश के लॉ में हीनस क्राइम का मतलब होता है वो ऑफेंस जिसकी सजा 7 साल या 7 साल से ज्यादा हो, जैसे कि मर्डर। लेकिन गाड़ी से अगर मैं किसी का मर्डर कर दूं, गाड़ी से अगर मैं किसी को कुचल दूं, तो सिर्फ 2 साल या मैक्सिमम 5 साल की सजा हो सकती है अंडर द न्यू लॉ।
लेकिन लॉ तो कभी कभी लेटर से नहीं, उसको स्पिरिट में भी देखा जा सकता है। एग्जाम्पल देता हूं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के एक स्कूल जाते बच्चे को बेल नहीं दी। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अपने 14 साल की उम्र की एक क्लासमेट की अश्लील वीडियो बनाई और उसे सर्कुलेट भी कर दिया। लड़की शर्म के मारे भाग जाती है और बोला जाता है उसी के बाद उसने सुसाइड कमिट किया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उत्तराखंड हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लगातार इस लड़के को बेल नहीं दिया, इसके बर्ताव को देखते हुए, इसकी जो कंपनी है उसको देखते हुए। माने पॉक्सो के तहत माने कड़े कंडीशंस लगे हुए हैं इस लड़के के ऊपर और इसे बेल नहीं मिल रही है। मर्डर केसेस में तो अब कोर्ट्स ने माइनर्स को एज एन एडल्ट ट्रीट करना शुरू कर दिया और इसका आपको कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे। 2016 में 17 साल का एक लड़का मुंबई से, कोर्ट ने उसे एज एन एडल्ट ट्राई किया इन द मर्डर ऑफ अ 3-year-old गर्ल। 2017 में बहुत ही इनफेमस रायन इंटरनेशनल स्कूल मर्डर केस, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने रिकमेंडेशन दिया कि क्लास 9 के स्टूडेंट को एज एन एडल्ट ट्राई किया जाए। 2019 हैदराबाद में सोडमी एंड मर्डर केस, 17 साल के लड़के को एज एन एडल्ट ट्राई किया गया। तो एग्जांपल्स आपके पास बहुत हैं, लेकिन ये जो केसेस हैं, ये मर्डर का मामला है। सवाल यह है कि सिर्फ 4 महीने के गैप के वजह से क्या जस्टिस सिस्टम वेदांत को हंसते हंसते जाने देगा या कुछ इंसाफ होगा, कुछ पाथ ब्रेकिंग यहां किया जाएगा, पहली बार कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा ऐसे केस में? वेदांत के साथ इंसाफ का जवाब शायद आप पर निर्भर करता है। अगर आप सोते रहते और कहते हम कर ही क्या सकते हैं, तो यह केस 24 घंटे में ही खत्म हो जाता। लेकिन एक हफ्ते बाद यह केस और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है, थैंक्स टू यू। और अगर जस्टिस डस्टबिन में नहीं डालना है तो प्रेशर आपको मेंटेन रखना होगा, क्योंकि हो सकता है इलेक्शंस के बाद पुलिस पर उल्टा प्रेशर भी पड़े। आपकी आवाज कितना इंपैक्ट बना सकती है? चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। कानपुर में टॉप सर्जन के 15 साल के साहबजादे पिछले साल अक्टूबर में गंगा बैराज में गाड़ी चलाते हुए गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सागर निषाद और आशीष रामचरण, 2 बच्चे, 15 साल की उम्र उनकी, दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस लड़के को, इस साहबजादे को सवाल पूछने के लिए तक डिटेन नहीं किया जाता है, कोई इसे रोकता नहीं। इसीलिए इस साल फिर से गाड़ी चलाते चलाते 4 लोगों को जख्मी कर देते हैं भाई साहब, उन पर गाड़ी चला देते हैं। बोलने के लिए एसीपी रैंक ऑफिसर्स इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे 5 महीनों से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन पुणे पोर्शा मर्डर केस के बाद जब पुलिस ने देखा कि लोग अब हरकत में आ रहे हैं, जग रहे हैं, आनंद फानंद ने पुलिस ने डॉक्टर साहब के बेटे को पकड़ लिया और जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम भी भेज दिया। इतने महीनों बाद सडनली सब कुछ ठीक हो गया। इंसाफ मिले ना मिले, आपको यह तो दिखता है कि सिस्टम हरकत पे कैसे आती है जब आप जगते हो। अब मुंबई होर्डिंग कोलैप्स केस देख लो, बीएमसी अब इलीगल होर्डिंग से खिलाफ एक्शन ले रही है। राजकोट में गेमिंग जोन में क्या हुआ, कैसा फायर लगा, 30 से ज्यादा लोगों की जाने गई, जिसमें 9 से ज्यादा बच्चे मरे। दिल्ली में 7 नन्ही नन्ही जाने जलकर राख हो गई जब गलत तरीके से स्टोर्ड ऑक्सीजन टैंक्स एक्सप्लोड कर गए। ये सारे के सारे एक्सीडेंट्स नहीं हैं, ये मर्डर है। ये दुर्घटनाएं होने को बैठी हुई थी क्योंकि लॉ का कोई पालन नहीं कर रहा था। इन्हें रोका जा सकता था, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। रूल्स एंड रेगुलेशन लोग थोड़े से पैसों के लिए कर लेते हैं। आप अक्सर मुझसे पूछते हो ना कि अगर कर रहे हैं भी तो क्या करें, बिक अगर हम जाते हैं करना भी कई चाहें लोग। तो क्या हम कर सकते हैं? चलो सड़क पर क्रांति मत करो, उसकी भी जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर तो बात कर सकते हो, 2 सवाल तो उठा सकते हो, आर्टिकल्स तो शेयर कर सकते हो, या उसमें भी फटती है आजकल। ए मेरे वीर जवानों, चलो ज्यादा नहीं, पुणे केस को आगे ले जाते हैं। पुणे पुलिस को एक डेली रिमाइंडर देते हैं कि सर बताइए इस केस में हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। सर बताइए आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। सर ये बताइए कि अब इस केस में अगला प्रोसेस क्या है और कितने दिनों में हमें जस्टिस मिल सकती है। हाँ, एज ऑल देशभक्त ऑफ दिस कंट्री, आइए देखते हैं कि हम पुणे पुलिस को वाटर टाइट केस बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे उनका सहयोग कर सकते हैं और कैसे उन पर एक सिविल सोसाइटी प्रेशर बना सकते हैं। मेल करिए, आप मेल करिए पुणे पुलिस को। 300 शब्दों का भी निबंध लिखने की जरूरत नहीं है, 30 शब्दों की एक गुहार लगा दीजिए कि अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मां और उनके फैमिली के साथ जो हुआ वो दूसरों के साथ ना बेचारे यार, कितने और क्या young पुणे थे पुलिस वो ये लोग। गारंटी हमें दे सकती है कि कम से कम उनके शहर में कोई रईस बाप अपने अंडर एज बच्चे को गाड़ी की चाबी देने से पहले उसके हाथ कांपेंगे, वो 1000 बार सोचेगा। ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर है, आप नोट डाउन कर लीजिए। 3 ईमेल एड्रेस हमने आपको दिए हैं और एक रिक्वेस्ट जरूर भेजिए अगर हो सके। और अगर पुणे पुलिस फेल कर जाती है, इतना अपराइजिंग, इतना आवाज, इतना एविडेंस के बाद भी, और जस्टिस डस्टबिन में चले जाता है,
तो वेदांत, मैंने पहले भी बताया था, और भी तैयार है लॉ का मजाक उड़ाने के लिए। पुणे के बगल में ही, अभी सोचिए ये केस इतना हाईलाइट में है, उसके बीच में मुंबई में 17 साल का लड़का BMW चला रहा है, इंसान बोनेट के ऊपर बैठा हुआ है, अंडर एज ड्राइविंग हो रही है, लॉ तोड़ा जा रहा है। आज इंसान बोनेट के ऊपर बैठा हुआ गाड़ी के नीचे है, होगा। अगर मुंबई पुलिस हरकत में नहीं आई तो कल इंसान बोनेट के नीचे, गाड़ी के नीचे मिलेगा। रोको भाई इस वायरस को। और अगर अभी भी सिस्टम को अगर थोड़ा टाइट करना हम लोग ने नहीं सीखा ना, तो फिर हमारे ऊपर और बहुतों के ऊपर इसी तरीके से गाड़ियां हमें रौंद के चले जाएंगी। थोड़ा सिस्टम को हमें भी टाइट करना होगा एज सिटीजंस ऑफ इंडिया, एज देशभक्त। ये तो बात सही है यार कि पहली बार तो उसने शराब पी नहीं होगी। अंडर एज बच्चा शराब पी रहा है भाई साहब, उसके घर की क्या परवरिश है यार। लिटरली मैंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया दैट कि यार लोग परवरिश क्या दे रहे हैं बच्चों को, कैसे क्या मतलब क्या सिखा रहे हैं आजकल के, मतलब कुछ भी बन रहे हैं यार, कुछ मतलब माँ बाप का ध्यान ही नहीं है बच्चे पे। एंड मतलब 17 साल, वो तो पहली बार नहीं पिया होगा, सबसे पहली बार उसने कार भी नहीं चलाई होगी, पहले से उसको आता होगा। उसने ठीक है, लोग इमरजेंसी के लिए या किसी चीज़ के लिए और लोग बच्चे को सिखा भी दिया, चलो कार सिखा दिया, लेकिन भाई चाबी कैसे दे दी, यही तो बात है भाई। चाबी देने से पहले लोग सोचे, पहली बात शराब पिलाने से, बच्चों को शराब की आदत डालने से पहले सोचे भाई बच्चा खुश है, चलो ठीक है, तो भाई एक लिमिट होनी चाहिए, अपने बच्चों को कंट्रोल करना आना चाहिए भाई। आई डोंट नो क्या हो रहा है भाई, तो ज़रूर से आवाज़ तो उठानी चाहिए इसके बारे में एंड हमें बोलना चाहिए, ताकि लोग कम से कम जो पुलिस है वो एक्शन करती रहे और इसी तरह से लोगों को अरेस्ट करती रहे एंड उनके खिलाफ केस मतलब और तगड़ा हो सके एंड लोग इतनी आसानी से सब कुछ ख़त्म ना हो। जनों का जान गया, सोचो वो कितने ज़्यादा यंग थे, वो कितना कुछ कर सकते थे लाइफ में, जीवन लीला इस तरह से ख़त्म कर दी गई। सो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग बात है ये एंड इसके खिलाफ तो कड़ा से कड़ा एक्शन होना ही चाहिए फॉर श्योर। सो या मैं भी इनकी बातों से सहमत हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका जो वीडियो था, मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड काफ़ी अच्छा लगा। सो या वीडियो, अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, तो जाके ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड करूँगी, मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट रिएक्शन में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा, मेरा थॉट अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि भाई ये चीज़ें करना गलत है। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड करूँगी, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।